नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज है 14 अक्टूबर 2024 और कल 13 अक्टूबर को संडे था। संडे को अपनी डेली राजस्थान करंट अफेयर की क्लास नहीं होती है, तो आज अपन 13 और 14 अक्टूबर पिछले 2 दिनों के राजस्थान करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करेंगे। और इस क्लास के अंत में अपन 2 दिन की सूजस पत्रिका को भी पढ़ेंगे। आप राजस्थान के कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरएस, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवार, ग्राम सेवक, सीईटी या कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम में राजस्थान का करंट अफेयर पूछा जाता है, राजस्थान का जीके पूछा जाता है। राजस्थान के करंट अफेयर में से 90% चीजें सूजस के सार में से आती हैं, और जो स्टैटिक्स जीके या राजस्थान जीके में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो सूजस में जिस चीज का वर्णन कर रखा होता है उसी के आसपास के सवाल आते हैं। तो सूजस की पत्रिका को बड़े ध्यान से पढ़ लिया करो। इस क्लास की पीडीएफ के अंत में भी मैं सूजस की पत्रिका डाल के देता हूं आपको, ताकि आप वहां से नहीं तो यहां से पढ़ाई कर लो। कहीं से भी पढ़ो, मेरे कहने का मतलब है सूजस और करंट अफेयर को थोड़ा सीरियस होकर पढ़ो। ठीक है, चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। राजस्थान में फिल्म निर्माण और पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार और किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। जो राजस्थान की राज्य सरकार है, भजनलाल सरकार है, कल इसने एक एमओयू किया था। किसके लिए किया था? तो राजस्थान में फिल्म के निर्माण को, फिल्म के पर्यटन को, फिल्म के अंदर रोजगार लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, उसके लिए एक समझौता ज्ञापन किया है एम स्क्वायर प्रोडक्शन के साथ। किसके साथ? एम स्क्वायर प्रोडक्शन के साथ। ठीक है, इसके पीछे सरकार ने क्या कहा था? कल के अखबार में क्या लिखा हुआ था? इसमें यही लिखा हुआ था कि जो जयपुर के अंदर अभी पता होना चाहिए, राइजिंग राजस्थान समिट की प्री मीट चल रही थी। कल क्या चल रही थी? राइजिंग राजस्थान समिट प्री मीट। प्री मीट के अंदर जो जयपुर के अंदर आयोजित हुई थी उसके अंदर भजनलाल जी शर्मा भी थे, और वहां पर एम स्क्वायर प्रोडक्शन के साथ समझौता हुआ था, जिसके अंदर राज्य में फिल्म निर्माण और पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से ये समझौता हुआ था। ठीक है, फिल्म सिटी के निर्माण तो यहाँ पर होगा ही, आपको बता, जयपुर के अंदर फिल्म सिटी का निर्माण होगा। फिल्म सिटी के निर्माण से राजस्थान में क्या क्या बदलाव आएंगे? एक तो फिल्मों का जो भी उद्योग है, फिल्म उद्योग है, उसको बढ़ावा मिलेगा, नए रोजगार सर्जित होंगे, और पर्यटन भी बढ़ेगा। फिल्म सिटी देखने लोग आएंगे तो पर्यटन भी बढ़ेगा, ये सारी चीजें बढ़ेगी। फिल्म सिटी का निर्माण कहाँ पर होगा? राजस्थान के अंदर होगा। राजस्थान में फिल्म निर्माण और उसके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो राजस्थान राइजिंग समिट चल रही है उसकी प्री मीट के अंदर जयपुर में ही एम स्क्वायर प्रोडक्शन के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसके अंदर उस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि थे श्री भजनलाल शर्मा जी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के किस न्यायाधीश का निधन हुआ है? इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ सकते हैं, निधन के सेक्शन में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये वर्तमान में न्यायाधीश थे और इनका निधन हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए, राजेंद्र प्रकाश सोनी। प्रकाश सोनी का कल निधन हुआ था, जो कि राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश है। ये कहाँ के हैं? पाली जेतारण के हैं। कहाँ के हैं ये? पाली में कहाँ के हैं? पाली में जेतारण के हैं राजेंद्र प्रकाश सोनी, जो कि वर्तमान में न्यायाधीश हैं राजस्थान हाई कोर्ट के। इनका हार्ट अटैक की वजह से कल मृत्यु हो गई थी इनका। ठीक है, 16 जनवरी 2023 को इन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। कब ली थी? 16 जनवरी 2023। 16 जनवरी 2023 को इन्होंने न्यायाधीश के रूप में हाईकोर्ट के अंदर शपथ ली थी, और पाली जिले के जेतारण के हैं, जिनका हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है। अब राजस्थान में बात करें तो राजस्थान के अंदर मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या 32 रह गई है। पहले 33 थी, लेकिन इनका निधन हो गया, तो वर्तमान में कितनी हो गई संख्या? 32 हो गई है। ठीक है, जिसके अंदर 3 महिला न्यायाधीश है, ये भी एक फैक्ट याद कर लेना, 3 महिला न्यायाधीश है। तीन महिला न्यायाधीश है, 32 रह गई है, पहले 33 थी, लेकिन उनमें से राजेंद्र प्रकाश सोनी की कल हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई थी, जो कि पाली जेतारण के थे। 16 जनवरी 2023 को इनकी नियुक्ति हुई थी राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर न्यायाधीश के रूप में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अहिंसा समरसता अवार्ड 2024 से किससे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट है भाई, किसको सम्मानित किया गया है? अहिंसा समरसता अवार्ड 2024। अहिंसा समरसता अवार्ड 2024 से मुकेश ठिकरिया को सम्मानित किया गया। किनको? मुकेश ठिकरिया को। मुकेश ठिकरिया कहाँ के हैं? तो वर्तमान के अंदर दौसा जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष है। क्या है भी इनका वर्तमान पद क्या है? दौसा के अंदर जो बाल कल्याण समिति है उसके अध्यक्ष है। ठीक है, जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष है।
तो मुकेश ठिकरिया जी को अहिंसा समरसता अवार्ड 2024 दिया गया है और ये दौसा जिला बाल कल्याण समिति के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये सम्मान कब दिया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के दिन दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। मैंने एक दिन गला फाड़ फाड़ के आपको समझाया था कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, सारी चीज़ें मनाई थी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पर राष्ट्रीय समता स्वतंत्रता मंच एवं इंडो नेपाल समरसता ऑर्गेनाइजेशन ने इनको ये अवार्ड दिया था। ठीक है, कृष्णा मेनन भवन नई दिल्ली के अंदर इनको अवार्ड दिया गया था। कहाँ पर दिया गया था? नई दिल्ली के अंदर जो कृष्णा मेनन भवन है वहाँ पर इनको ये अवार्ड मिला था। नई दिल्ली के अंदर ये अवार्ड दिया गया था। इनको क्यों दिया गया था? एक तो मुकेश ठिकरिया जी ने बहुत सारे रक्तदान शिविरों, पौधारोपण, बहुत सारे पौधे लगाए थे मुकेश जी ठिकरिया जी ने। ठीक है, और ये रक्तदान पौधारोपण के कार्य ये लगभग 20 सालों से कर रहे हैं, 20 वर्षों से ये कार्य करते हैं। इसके चलते अहिंसा समरसता अवार्ड 2024 दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है? कृष्ण मेनन भवन नई दिल्ली के अंदर इनको दिया गया है। वर्तमान के अंदर मुकेश ठिकरिया जी किस पद पर है? तो दौसा जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं और इनको जब अहिंसा दिवस मनाया गया था तो उस दिन अहिंसा समरसता अवार्ड 2024 से नवाजा गया था। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राजस्थान राज्य की चेयरपर्सन किसे बनाया गया है? आपको एक चीज पता होना चाहिए, भारतीय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जैसे चल रहा है, बहुत ही पुराना है भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसी के तर्ज पर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की स्थापना अब राजस्थान में भी हुई है और उसके नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया या नया चेयरपर्सन के रूप में किसको नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, जयश्री पेडीवाल को, डॉक्टर जयश्री पेडीवाल को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राजस्थान राज्य की चेयरपर्सन नियुक्त किया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंदर राजस्थान के अंदर ही इसका कार्यालय बनाया। राजस्थान राज्य कार्यालय का उद्घाटन भी 6 अक्टूबर को जयपुर के अंदर ही हुआ था। कब हुआ था? 6 अक्टूबर। इसके कार्यालय का उद्घाटन हुआ था 6 अक्टूबर को। इसका कार्यालय कहाँ बनाया गया था? इसका कार्यालय जयपुर के अंदर बनाया गया था। जब ये प्रोग्राम चल रहा था तो वहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में दिया कुमारी थी। दिया कुमारी कौन है? तो वर्तमान के अंदर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है। वर्तमान में राजस्थान में 2 उप मुख्यमंत्री है, एक तो दिया कुमारी है और एक है प्रेमचंद बेरवा। तो ध्यान रखना है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुख्यालय कहाँ पर है या उसका ऑफिस कहाँ पर है? उसके ऑफिस का उद्घाटन हुआ था जयपुर के अंदर 6 अक्टूबर को। उस कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी थी और वर्तमान के अंदर इसका चेयरपर्सन किसे बनाया गया है? डॉक्टर जयश्री पेडीवाल। जो भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स चल रहा है उसी के तर्ज पर, जो सबसे पुराना और प्रतिष्ठित चैम्बर्स है उसी के तर्ज पर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की स्थापना अब राजस्थान के अंदर हुई है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण माह 2024 में बेहतर प्रदर्शन कर कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? ठीक है, तो मैंने इसके बारे में एक बार आगे भी आपको बताया था और बता देता हूं। जो जन आंदोलन डैशबोर्ड चल रहा है, ठीक है, उस पर राष्ट्रीय पोषण माह चलाया गया था, जिसके अंदर क्या क्या काम हो रहा है उसकी प्रविष्टियां जमा करवानी थी। उसके अंदर राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को 4था स्थान मिला है। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण माह 2024 में बेहतर प्रदर्शन के लिए राजस्थान को 4था स्थान मिला। ये चीज ध्यान रखना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है। राजस्थान को 4th रैंक मिली है, IMP, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर जो रिपोर्टिंग करनी थी, जो प्रविष्टियां देनी थी, उसके अंदर जिलों की बात करें तो प्रथम स्थान चूरू का रहा था, दूसरा स्थान टोंक का रहा था और तीसरा स्थान हनुमानगढ़ का रहा था। ध्यान रखना है, राजस्थान राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के अंदर राजस्थान का तो ऑल ओवर 4थी रैंक रही थी। अगर राजस्थान में जिलों की बात करें तो राजस्थान में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा था? चूरू, दूसरे स्थान पर टोंक रहा था, तीसरे स्थान पर हनुमानगढ़ रहा था। याद रखना है, रिपोर्टिंग की प्रविष्टियों के अनुसार इन जिलों को क्रम दिया गया था और जो जन आंदोलन डैशबोर्ड चल रहा था उस पर हुआ था और राजस्थान को 4था स्थान मिला था। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान पुलिस ने साइबर क्राइम पर काबू पाने के लिए मेवात क्षेत्र में कौन से ऑपरेशन की शुरुआत की है? ठीक है, तो ऑपरेशन एंटीवायरस। राजस्थान पुलिस ने मेवात क्षेत्र के अंदर साइबर क्राइम को काबू में लेने के लिए ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया है। ठीक है, इससे क्या हुआ? ऑपरेशन एंटीवायरस के प्रभाव क्या रहे? इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं। हो सकता है आगे अपनी राज्य सरकार प्रत्येक जगह पे इस एंटीवायरस को चलाएं, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या चीजें की गई थी। इस अभियान के तहत 2.36 लाख संदिग्ध सिम कार्ड थे, उनको खत्म कर दिया गया। इसके अलावा 2.29 लाख संदिग्ध IMEI नंबर थे, उनको निरस्त कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। कितने? 2.36 लाख सिम थी।
2.36 लाख तो सिम कार्ड थी और 2.29 लाख ये क्या थे? तो आपको बताना चाहिए एक सिम के अंदर नंबर आते हैं IMEI नंबर, मोबाइल पे भी आते हैं IMEI नंबर, इनको ब्लॉक कर दिया गया इस अभियान के तहत कि 2.36 लाख तो सिम, 2.29 लाख IMEI नंबर है, उनको ब्लॉक कर दिया गया। उससे क्या हुआ? साइबर अपराधों में बहुत तेजी से गिरावट मिली है। मेवात क्षेत्र के अंदर साइबर क्राइम की दर पहले 18% थी, 18% थी, जो अब घटकर कितनी रह गई है? 5% रह गई है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस कार्यक्रम के चलाने से 18% से जो क्राइम की दर है वो घटकर कहां पर आ गई है? 5% आ गई है, 5% आ गई। इंपॉर्टेंट है। पहले जहां पर 100 में से 18 क्राइम होते थे वहां पर सिर्फ 5 क्राइम ही हो रहे हैं। उसके लिए ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था? राजस्थान पुलिस के द्वारा साइबर क्राइम पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया गया था, जिसके तहत 2.36 लाख सिम कार्ड, 2.29 लाख IMEI नंबर है, उनको ब्लॉक किया गया। उसके बाद जो ये साइबर क्राइम की दर थी वो 18% से घटकर 5% या 5% तक आ गई है। ये कहां पर चला था? ये चला था मेवात क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, करंट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। अगला क्वेश्चन, ये भी भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि राजस्थान ने इसमें बेहतर प्रदर्शन किया है। राजस्थान में बेहतर प्रदर्शन किया है इसलिए ही ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान निःशुल्क दवा योजना को क्रियान्वयन करने के लिए संपूर्ण देश में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? तो राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा। भाई ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान ने निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2 अक्टूबर 2011 को प्रारंभ हुई थी, आपको पता है। 2 अक्टूबर 2011 को जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना प्रारंभ हुई थी, उसके क्रियान्वयन के लिए संपूर्ण देश में राजस्थान प्रथम स्थान पर है आज भी। राजस्थान ने जब ये मार्किंग हो रही थी तो 76.78 अंक हासिल किए थे। कितने? 76.78 अंक हासिल किए थे। कई बार क्या है कि कथन सही है गलत, उसके अंदर ये कैसा क्वेश्चन पूछ लेता है। वहीं 75 अंक, इससे दूसरे स्थान पर 75 अंक के साथ तेलंगाना रहा था, ये बता देता हूं मैं। दूसरे स्थान पर 75 अंक के साथ तेलंगाना रहा था, प्रथम स्थान पर 76.78 अंक के साथ राजस्थान रहा था। निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2 अक्टूबर 2011 को प्रारंभ हुई थी। उसके अंदर निःशुल्क दवा योजना के अंदर टोटल 1828 दवाइयां शामिल है। राजस्थान में 1828 दवाओं का वितरण किया जाता है। 1828 दवाएं हैं जो निःशुल्क दी जाती है राजस्थान के अंदर, राजस्थान निःशुल्क दवा योजना के तहत। ठीक है, 2 अक्टूबर को शुरू हुई थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय चलाता है इसको, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना भाई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसको चलाता है। राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है। सारे फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई लोगों, अच्छे से देख लेना। राजस्थान निःशुल्क दवा योजना के अंदर राजस्थान को प्रथम स्थान मिला है। ये योजना 2 अक्टूबर 2011 को प्रारंभ हुई थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय चला रहा है भारत सरकार को। इसको 76.78 अंक हासिल किए थे राजस्थान ने, तब प्रथम स्थान पर रहा था। 75 अंकों के साथ तेलंगाना दूसरे स्थान पर है और 1828 दवाएं राजस्थान में इसमें फ्री में इंक्लूड की गई है। तो सारे फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं पिछले 2 दिनों के सुजस क्या बोलता है। सुजस में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसको देख लेते हैं एक बार। मुख्यमंत्री ने पशुपालकों के लिए बड़ी घोषणा की है। क्या की है? दुग्ध उत्पादन के लंबित दायित्वों का 1 सप्ताह में भुगतान होगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों एवं पशुपालकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इसी क्रम में प्रदेश के पशुपालकों को दीपावली की सौगात देते हुए दुग्ध उत्पादन से संबंधित सभी लंबित दायित्वों को 1 सप्ताह में भुगतान की घोषणा की है। यानी जो भी दुग्ध से संबंधित जो मामले थे जिसके अंदर किसी को पैसे नहीं मिले थे, किसी का कोई फंड अटका हुआ था, किसी के कोई पैसे अटके हुए थे, बोला 7 दिनों में डाल देंगे भाई। हमारी सरकार ने डेयरी से जुड़े पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन पर दे 5 रुपए प्रति लीटर लंबित दायित्वों के भुगतान के लिए हाल ही में 65 करोड़ रुपए जारी किए हैं। 65 करोड़ रुपए जारी किए। आपको पता है 5 रुपए की सब्सिडी देती है, उस पर किए हैं। श्री शर्मा जी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन को दुरुस्त कर राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ वंचित वर्गों को कल्याण तथा आधारभूत संरचना लंबित विषयों को प्राथमिकता के साथ हल किया जा रहा है। हमारी सरकार ने प्रदेश के किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किसान सम्मान निधि को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए वार्षिक किया है। इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। जो भजनलाल जी की सरकार है उन्होंने क्या किया है? किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किसान सम्मान निधि को 6,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया? 8,000 रुपए कर दिया भाई। 6 के से बढ़ाकर 8 के कर दिया है।
6,000 से बढ़ाकर 8,000 कर दिया। किसको? किसान सम्मान निधि को। राजस्थान की मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा जी हैं उन्होंने इसी चीज बोली है, सुजस में आई है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है ये यहाँ पे। इससे देखो कोई क्वेश्चन तो नहीं बनता है वैसे, पर एक दो तीन चीजें बता देता हूँ। मुख्यमंत्री ने केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण किया है, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने भरतपुर में स्थित है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, उसका भ्रमण किया है। तो ये पूछा जा सकता है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है, बेहतर पर्यटन सुविधा सुनिश्चित करने के लिए। और यहाँ पर क्या लिखा है? श्री भजनलाल शर्मा जी ने कहा घना में आने वाले पर्यटकों के लिए मुख्य द्वार से बैरियर पॉइंट तक ओपन टैंकर की व्यवस्था कर आवागमन की सुविधा प्रदान की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहन से पर्यटकों के लिए पिक एंड ड्रॉप का प्रावधान रखा है। मुख्यमंत्री ने पर्यटक स्थलों सुंदरीकरण कार्य, कोई खास चीज़ नहीं है, ध्यान रखना। कर रहे हैं मुख्यमंत्री अभी केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को लेकर थोड़े सीरियस ही है, ज़्यादा ही बार बार पूछा जा रहा है। राइजिंग राजस्थान भरतपुर में इन्वेस्टमेंट मीट के तहत उद्यमियों से संवाद। भरतपुर के अंदर भी मीटिंग हुई थी राइजिंग राजस्थान की। स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करने छोटे और स्थानीय निवेशकों की अहम भूमिका रही है। राज्य सरकार के लिए ऐतिहासिक फैसले आपसे पूछे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार 9 महीने में अल्प समय में ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। कौन कौन से? प्रदेश में पानी की आवश्यकताओं को देखते हुए ERCP एवं यमुना जल समझौते एवं देवास परियोजना पर कार्य किया है, तो इन परियोजनाओं के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2.24 लाख करोड़ रुपए का MOU किया है। कितने रुपए का? 2.24 लाख करोड़ रुपए का समझौता हुआ है। हमारी सरकार ने पेपर लीक के मामलों की जांच के लिए SIT का गठन किया है और युवाओं के सपनों को रौंदने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। तो ये तो बोल वचन की बातें, कोई मतलब नहीं है। पेपर वैसे ही आउट हो रहे थे जैसे पहले हो रहे थे, कुछ नहीं होना जाना है। आप तो अपनी तैयारी करो और भगवान से यही दुआ करो कि पेपर आउट होते हुए भी हमारे लिए एक सीट बच जाए। बाकी जो होना है वो ऐसे ही होगा। राजस्थान के अंदर कोई रोक नहीं सकता है इनको, ठीक है। और ऐसा कभी होता नहीं है, किसी राजनेता के बिना, किसी बड़े अधिकारी के बिना पेपर आउट हो जाए, ऐसा कभी संभव नहीं है। और जो ये सबसे ज़्यादा छापते हैं उनका सबसे ज़्यादा हाथ होता है। तो अपना काम है सिर्फ इसको पढ़ने का, बाकी कुछ नहीं होना जाना है। आप यही दुआ करो 2 4 5 सीट हमारे लिए बच जाए और उस पर मेहनत करके लग जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने कहा है कि हमारी सरकार राजस्थान के एक विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य करिए। प्रदेश में 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। ये चीज़ पूछी जाएगी करंट में, अभी बता रहा हूँ। 9 से 11 दिसंबर तक होगी। क्या होगी? राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होगी, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके लिए प्री मीटिंगें अभी हो रही है। और ये जो देखो राइजिंग राजस्थान भरतपुर इन्वेस्टमेंट मीट के तहत उद्यमियों संवाद, ये इसीलिए हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी श्री शर्मा शुक्रवार को भरतपुर में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट मीट के तहत आयोजित उद्यमियों के संवाद कार्यक्रम संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ये कहा है कि साथ ही उद्योगों को सभी जरूरी मंजूरी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम भी विकसित किया जाएगा। भरतपुर में ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक पर्यटन की संभावनाओं को ध्यान में रखकर सौंदर्यीकरण में सुव्यवस्थित विकास कार्य करवाए जाएंगे। राज्य सरकार का विजन है कि भरतपुर में मनमोहक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए, ठीक है। तो ये मतलब अलग अलग निवेश को बढ़ावा देने के लिए 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होगी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। हाँ, नगरीय विकास विभाग की प्री इन्वेस्टमेंट समिट होगी भाई, इंपॉर्टेंट है। कहां पर होगी? जयपुर में होगी। कब होगी? आज ही होगी। तो राइजिंग राजस्थान के तहत नगरीय विकास विभाग की प्री इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन 14 अक्टूबर को जयपुर में होगा। नगरीय विकास मंत्री कौन है? श्री जाबर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में इसको किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एक तो क्या है, नगरीय विकास मंत्री कौन है? जाबर सिंह खर्रा है। इनकी अध्यक्षता में 14 अक्टूबर को जयपुर के अंदर राइजिंग राजस्थान के तहत नगरीय विकास विभाग की प्री इन्वेस्टमेंट समिट होगी। 45,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश पर समझौते होंगे, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, ध्यान रखना है, पढ़ लेना। ये मैं सारी कटिंग उस जो अपने न्यूज़पेपर की PDF आएगी उसके अंदर ये सारी चीज़ें दे रखी होगी, ठीक है। अच्छा हाँ, PDF कैसे डाउनलोड करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। रुको थोड़ा पेपर देख लेते पहले। मुख्यमंत्री ने बोनस देने का अनुमोदन किया। पूछा जा सकता है राज्य के कर्मचारियों को दीपावली की सौगात दी जा रही है, इसके अंदर क्या दिया जाएगा? तो मैं बता देता हूँ मोटा मोटी। इसके अंदर 7,000 रुपये तक या 6,774 रुपये का बोनस दिया जाएगा दीपावली पर। किन किन को दिया जाएगा तो देख लेना, जिसमें से 75% नगद मिलेगा, 25% जो उनका CDA करता है उसके अंदर ये जाएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट ये है भाई, इंपॉर्टेंट था इसलिए रुका नहीं। देखा, चल यार जल्दी चल, लेट हो रहे हैं बच्चे। पूछा जा सकता है मेवाड़ समारोह का आयोजन कहां पर होगा? 16 और 17 अक्टूबर को जोधपुर में होगा। मेवाड़ समारोह का आयोजन कब होगा? 16 और 17 अक्टूबर को जोधपुर में होगा। कब होगा? 16 और 17 अक्टूबर को होगा। कहां पर होगा? जोधपुर के अंदर होगा। कौन करवाएगा? पर्यटक विभाग एवं जिला प्रशासन जोधपुर। जोधपुर का जिला प्रशासन और राजस्थान का पर्यटन विभाग मिलकर इसको करवाएगा। आप सभी सादर आमंत्रित है। कहां पर? 16 और 17 अक्टूबर 2024 को जोधपुर के अंदर ये होगा, ध्यान रखना है। ये भजनलाल जी हैं, ये मोदी जी हैं,
चीज़ें यही है, ये याद रखना है। मारवाड़ समारोह 16 और 17 अक्टूबर 2024 को जोधपुर में आयोजित होगा। करवाएगा कौन? पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन जोधपुर। आगे चलो, उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। गुण नियंत्रण अभियान चल रहा है 2024-25 का गुण नियंत्रण अभियान। उसके तहत उर्वरक की कालाबाजारी पर रोक के लिए प्रदेश भर में कार्यवाही चल रही है। मुख्यमंत्री जी जगह जगह पर जा रहे हैं, उनकी टीमें जगह जगह पर जा रही हैं और जो उर्वरक की कालेबाजारी हो रही है उस पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। जैसलमेर में इन्वेस्टमेंट समिट होगी 16 अक्टूबर को। जैसलमेर इन्वेस्टमेंट समिट कब होगी? 16 अक्टूबर को। निवेशकों में भारी उत्साह है, ठीक है। और ये यहाँ पर ये पूरी मीटिंग होगी, कोई खास नहीं है। जैसलमेर का पीला पत्थर न केवल स्थानीय व्यापार और कारीगरों के लिए रोजगार के लिए अवसर पैदा कर रहा है, बल्कि इसकी बढ़ती मांग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेशकों का ध्यान आकर्षित कर रही है। तो ध्यान रखना है, पीला पत्थर कहाँ पर निकलता है? जैसलमेर में निकलता है, ठीक है। और अब तक जिले के अंदर टोटल 50 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। इन प्रस्तावों में 5,582 करोड़ रुपए का निवेश होगा, साथ ही 7,000 से अधिक रोजगार के नए अवसर सर्जित होंगे। ध्यान रखना है, 16 अक्टूबर को होगी। जैसलमेर में पीला पत्थर निकलता है। बीकानेर से रामेश्वर के लिए रेलगाड़ी 14 अक्टूबर को रवाना होगी। सर रेलगाड़ी भी करंट में पूछी जाती है, पूछी रेलगाड़ी नहीं जाएगी, अभी भी बता रहा हूँ, रेलगाड़ी नहीं पूछी जाएगी। पूछी ये जाएगी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के बारे में आप क्या जानते हो? पढ़ लेना, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है, उसके तहत बीकानेर से रामेश्वर के लिए रेलगाड़ी 14 अक्टूबर को रवाना होगी। राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 के तहत 14 अक्टूबर को विशेष रेलगाड़ी यानी आज ही के दिन बीकानेर रेलवे स्टेशन से वाया भगत की कोठी जोधपुर जवाई बांध स्टेशन से होते रामेश्वर के लिए रवाना होगी। बीकानेर रेलवे स्टेशन से 230, भगत की कोठी जोधपुर रेलवे स्टेशन से 300 एवं जवाई बांध रेलवे स्टेशन से 250 यात्री सहित कुल 780 यात्री इसके अंदर जाएंगे। और इसको चला कौन रहा है? देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त बीकानेर के अधीन बीकानेर चूरू जिले के यात्रियों को बीकानेर रेलवे स्टेशन पर प्रातः 8 बजे, सहायक आयुक्त जोधपुर डिवीजन के यात्रियों को भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर दोपहर 1 बजे एवं जवाई बांध रेलवे स्टेशन पर दोपहर 2 बजे रिपोर्टिंग करनी होगी। इसको देवस्थान विभाग चला रहा है। ये योजना है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। इसमें बीकानेर से रामेश्वर के लिए 14 अक्टूबर को रेलगाड़ी जाएगी, जिसमें 780 यात्री टोटल जाएंगे। आज ही जाएगी ये, ठीक है। तो ये थी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 13 और 14 अक्टूबर की। अब कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है कि सर डेली क्लास दे रहे हैं, बहुत अच्छे से क्लास दे रहे हैं, साथ में डिटेल एनालिसिस की PDF दे रहे हैं, सुजस का सार दे रहे हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पहले तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करो। अच्छा लगा है तो अच्छे अच्छे कमेंट करो, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। बेल वाला आइकन दबा लोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोनों में सेम सी चीज़ें। PDF कहाँ मिलेगी? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। अदरवाइज ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, इन पे कॉल कर देना। सर राजस्थान डेली करंट अफेयर की क्लास चाहिए, जैसे ही आपका आदेश आएगा आपको क्लास की PDF मिल जाएगी। वेबसाइट है वो चेकआउट कर लेना। यह हमारा इंस्टाग्राम हैंडल infusion/notes है, वहाँ पर आप मैसेज कर देना कि सर हमें डेली राजस्थान करंट अफेयर की PDF चाहिए, वो प्रोवाइड करवाओगे, तुरंत आपको क्लास की PDF मिल जाएगी। इसके अलावा इंडिया करंट अफेयर की भी मेरी क्लास चल रही है, दोनों क्लास देख लिया करो। कोई सा भी एग्जाम होगा, आगामी 6 महीने के अंदर एग्जाम ही एग्जाम है, तो उन 6 महीने के 8 महीने 12 महीने के एग्जाम को क्रैक करने के लिए डेली 1 घंटा मुझे दे दिया करो। उसके बाद करंट का सोपड़ा साफ रहेगा, करंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। करंट के साथ काफ़ी मात्रा में स्टैटिक्स के क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।